नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती एस.पी. नावरकर जीएस एचएल हाई स्कूल अंग्रेजी माध्यम की सह शिक्षिका आप सभी का जीएस ई लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कहानी लेखन की प्राथमिक जानकारी ली थी। साथ में ही हमने कहानी लेखन के भेद यानी प्रकार भी देखे थे, जिसमें से पहला प्रकार चित्रों पर आधारित कहानी लेखन का उदाहरण भी देखा था। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम शुरू करते हैं कहानी लेखन के अन्य भेदों की चर्चा। उम्मीद है बच्चों पिछले वीडियो में दी गई कथा आपने अपने नोटबुक में लिख ली होगी। आज हम कहानी लेखन के अन्य विधाओं की जानकारी लेंगे। कहानी लेखन की दूसरी विधा है संकेतों या रूपरेखा पर आधारित कहानी लेखन। बच्चों, रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। और सरल इसलिए कि कहानी के संकेत या आउटलाइन पहले से दी रहती है। इस प्रकार कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। छात्रों में सृजनात्मक और कल्पना शक्ति का विकास करने हेतु इस विधा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं रूपरेखा या मुद्दों पर आधारित कहानी लेखन करते समय किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। यह रूपरेखा संकेतों के क्रम के अनुसार होनी चाहिए। द स्टोरी शुड बी इन ऑर्डर ऑफ गिवन आउटलाइन। कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। द स्टोरी शुड बी ब्रीफ। कहानी में प्रत्येक संकेत का भाव भी आना जरूरी है, यानी हर एक हिंट समाविष्ट होना जरूरी है। कहानी का प्रारंभ तथा अंत रोचक होना चाहिए। द एंड एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग। कहानी की भाषा सरल, सुगम तथा मौलिक होना जरूरी है। द लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी शुड बी सिंपल, इजी एंड ओरिजिनल। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा का उल्लेख किया जाना चाहिए। द एंड ऑफ द स्टोरी शुड मेंशन द मॉरल रिसीव्ड बाय यू। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जाती है। द स्टोरी शुड ऑलवेज बी रिटन इन द पास्ट। बच्चों, तो चलिए इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए एक कहानी लेखन कर लेते हैं। प्रश्न पत्र में आपको कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 5 अंकों के लिए होता है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। 70 से 80 शब्दों में यानी 15 से 20 पंक्तियों में आपको कहानी लेखन करना है। कहानी के मुद्दे कुछ इस प्रकार के हैं। अमीर बुढ़िया, 2 नौकर, मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना, बुढ़िया का नौकरों को जगाना, उन्हें काम पर लगाना, नौकर परेशान, नौकरों का तंग आना, आपस में षड्यंत्र, मुर्गे को मार डालना, वक्त बेवक्त, बुढ़िया का जाग जाना, पहले से अधिक काम, पछतावा, सीख। देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक कहानी की रूपरेखा या मुद्दे दिए गए हैं। इन्हीं हिंट के द्वारा आपको कहानी मन में तैयार कर लेनी है।
यहाँ बच्चे क्या करते हैं? दी गई मुद्दों के बीच वर्ब या क्रिया का प्रयोग कर वाक्य बना लेते हैं और कहानी लेखन करते हैं। जैसे अमीर बुढ़िया थी, दो नौकर थे, मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया का जाग जाना था, वगैरह वगैरह। बस बन गई कहानी। ये कहानी लेखन है? नहीं बच्चों, अगर इस तरह से आप कहानी लिखेंगे तो आपको एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस विधा में कल्पना शक्ति या मानसिक व्यायाम की आवश्यकता है। सारी रूपरेखा आपके पास है, आपको सिर्फ अपनी कल्पना से उसमें रोचकता भरनी है। इस प्रकार की कहानी लिखते समय आप पहले से ही 2-3 वाक्य बनाकर रख सकते हैं जो हर कहानी को सूट हो। जैसे हरिपुर नामक एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत मेहनती थे। कहानी अगर जंगल से निगड़ित हो तो गांव के बाहर कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। नदी से रिलेटेड है तो गांव के नज़दीक एक नदी बहती थी। इस तरह कुछ वाक्य जो हर कहानी लिखते समय आपको काम में आए और फिर जो कहानी में दिए गए मुद्दे हैं उनको पकड़ते हुए कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह कहानी लेखन करना है। समझ लो, यहाँ आपका आंसर शीट है। यहाँ सबसे पहले आपको कहानी को शीर्षक देना होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कहानी का शीर्षक 2 या 3 शब्दों में देना होता है। बहुत बच्चे शीर्षक देना है यानी शीर्षक यह नाम वहाँ लिख देते हैं। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ, शीर्षक यानी टाइटल जैसे हर फिल्म का होता है, हर मूवी का होता है, किताब का नाम होता है, वैसे ही आपको अपने कहानी का नामकरण करना है जो उस कहानी से संबंधित है, रिलेटेड है। शीर्षक लिखते समय पेज के ऊपर लाइन के सेंटर में बीचों बीच बड़े हस्ताक्षर में 2 या 3 शब्दों में आपको लिखना होता है। ध्यान में रखें, शीर्षक 2 या 3 शब्दों में ही होना चाहिए, वाक्य में नहीं। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं, आलसी नौकर, बुढ़िया या नौकर, या आलस्य का फल। याद रखें, शीर्षक 2 या 3 शब्दों में ही होना चाहिए। अगर यहाँ हमने थे लगा दिया होता तो वाक्य बन जाएगा। जैसे बुढ़िया या नौकर थे, क्या हो गया? वाक्य बन गया। शीर्षक शब्दों में लिखना है, इसलिए यहाँ पर क्रिया का प्रयोग नहीं करना है। शीर्षक लिखने के पश्चात 1-2 लाइन छोड़कर आपको कहानी की शुरुआत करनी है। शुरुआत करते समय समाज यानी 2-3 शब्दों की खाली जगह छोड़ देनी है और फिर कहानी की शुरुआत करनी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक हरिपुर नाम का गांव था। वहाँ एक धनवान बुढ़िया रहती थी। आ गया पहला मुद्दा। हमारा पहला मुद्दा है अमीर बुढ़िया। घर और खेतीबाड़ी के काम के लिए उसने अनेक नौकरों को रखा था। खेती के काम के लिए अलग से 2 नौकर रखे थे। आ गया दूसरा मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या था? 2 नौकर। इसी तरह से आपको हर एक मुद्दे को एक्सप्लेन करते हुए या इलेबरेट करते हुए कहानी को बढ़ाते जाना है। तो चलिए कहानी बढ़ाते हैं। खेती के काम के लिए उसने अलग से 2 नौकर रखे थे। बुढ़िया समय की पक्की थी।
सारी उम्र मेहनत कर उसने खेत खलिहानों से मोती उगाए थे। उसने एक मुर्गा पाला था। मुर्गा बड़ा समय सूचक था। वह बड़े तड़के कुकड़ू को की बांग देकर बुढ़िया को जगाता था और बुढ़िया नौकरों को जगाती और काम पर लगा देती थी। यहाँ हर दिन का मामला था। दिन रात काम कर नौकर परेशान हो गए थे। उनकी नींद पूरी नहीं होती थी, इसलिए वह तंग आ चुके थे। कुछ दिनों बाद एक नौकर ने कहा, अरे हर रोज काम करते करते हम थक जाते हैं, नींद हराम हो गई है। मालूम है तुझे हमारी परेशानी की जड़ यह मुर्गा है। दूसरे ने कहा, तू सही कहता है। एक काम करते हैं, यह मुर्गा बांग न दे तो बुढ़िया जल्दी जाग नहीं जाएगी और हमारी नींद भी नहीं टूटेगी। तेरी आइडिया अच्छी है, वैसा ही करते हैं। अब मुर्गे के मर जाने से बुढ़िया वक्त बेवक्त जाग उठती थी। समय का अंदाजा न आता तब मध्यरात्रि को जग जाती थी और उठते ही दोनों नौकरों को भी जगाती थी और खेती के काम में लगा देती थी। अब तो नौकर पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें आधी नींद में ही उठकर काम पर जाना पड़ता था। करने गए गणपति और बन गया हनुमान, ऐसी उनकी अवस्था हो गई थी। अब मुर्गे को मारने का दोनों को बहुत पछतावा हुआ। वे एक दूसरे को कोसने लगे, दोष देने लगे। उन्हें अपनी गलती पर रोना आने लगा। वे तो बुढ़िया की माफ़ी भी नहीं मांग सकते थे। यह तो होना ही था। देखो बच्चों, इस तरह से हमने दी गई रूपरेखा या संकेतों के आधार पर कहानी बना ली है। यहाँ आपने एक बात गौर की होगी, कहानी की वाक्य या पूर्ण कहानी हमने भूतकाल यानी पास्ट टेंस में बनाई है, लेकिन कहानी में जो संवाद हमने लिखे हैं, जो दो नौकरों के बीच हुए थे, वे हमने वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। साथ में ही कहावतों का भी प्रयोग किया है, जैसे करने गए गणपति और बन गया हनुमान। इस प्रकार अगर आप कहावतों मुहावरों का प्रयोग कर कहानी लिखेंगे तो आपको भी कहानी के पूर्ण अंक मिलेंगे, क्योंकि कहानी लेखन में आपकी भाषा शैली देखी जाती है। जैसे आपको मैंने बताया कि कहानी के टाइटल या शीर्षक को 1 अंक रहता है तथा पूर्ण कहानी लेखन यानी बीच के मैटर को 3 अंक रहते हैं, जिसमें 1 अंक अपने भाषा शैली पर निर्भर करता है। हो गए 4 अंक। अब बचा 1 अंक, वो रहता है सीख को यानी मॉरल या बोध को। हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। बस वही सीख आपको अंत में लिखनी है। अब यह सीख वाक्यों में लिखेंगे, शब्दों में नहीं। 1 या 2 वाक्यों में हमें सीख लिखनी है, जिसे परीक्षा में 1 अंक होता है। तो बस इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है, लिखिए। कोई भी काम अविचार से नहीं करना चाहिए। हमें अपने कुकर्म का फल जरूर भुगतना पड़ता है। उम्मीद है बच्चों आपको रूपरेखा, मुद्दों या संकेतों पर आधारित कहानी लेखन की पूर्ण जानकारी मिल गई है। तो चलिए एक गृह कार्य ले लीजिए। यहाँ जो मुद्दे आपको दिए हैं, इनका प्रयोग कर आपको अपने मन से कहानी लेखन करना है। कहानी को उचित शीर्षक देकर उसकी सीख भी लिखनी है। अब चलते हैं कहानी लेखन के तीसरी विधा की तरफ, जो है शब्दों पर आधारित कहानी लेखन। महाराष्ट्र शासन निर्धारित 7वीं कक्षा की हिंदी सुलभ भारती के तीसरे पाठ में यह प्रश्न पूछा गया है तथा महाराष्ट्र शासन के
बेसलाइन एग्जाम में भी यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। कहानी लेखन की इस विधा में आपको 4 या 5 शब्द दिए जाते हैं और आपको उन शब्दों का प्रयोग कर कहानी लेखन करनी होती है। कहानी लेखन के इस विधा में या भेद में कुछ सीख या मॉरल देना जरूरी नहीं होता। बस दिए गए शब्दों का प्रयोग कर अपने मन में 10-12 पंक्तियों में कहानी बना लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी सुलभ भारती की 7वीं कक्षा की तीसरे पाठ में यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए वही उदाहरण लेते हुए इस विधा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। शब्दों पर आधारित कहानी लेखन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कहानी लेखन करते समय दिए गए शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी। इन चारों शब्दों का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। दिए गए शब्द कहानी में क्रम के अनुसार आना जरूरी है, यानी पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी, ये चारों शब्दों का क्रम जो है वो बदलना नहीं चाहिए। कहानी के वाक्य संक्षिप्त यानी छोटे, भाषा सरल यानी सहज, आसान होना जरूरी है। कहानी भूतकाल या पास्ट टेंस में ही लिखनी है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हम कहानी लेखन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, परीक्षा में इस विधा से संबंधित कुछ इस तरह से सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित शब्दों पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। पानी, पुस्तक, बिल्ली या राखी। यहाँ ना आपको शीर्षक देना जरूरी है ना ही सीख। बस दिए गए शब्दों का प्रयोग अपने लेखन में आना जरूरी है। देखिए, दिए गए शब्दों पर निर्धारित कुछ इस तरह से कहानी हम बना सकते हैं। अंशु नागपुर में रहती थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। देखिए बच्चों, जैसे मैंने रूपरेखा या संकेतों पर आधारित कहानी लेखन करते समय आपको बता दिया था कि आपको हर एक कहानी लेखन की विधा में 3-4 वाक्य ऐसे बनाकर रखने हैं जो हर कहानी में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी गांव का नाम या उससे निगडित उसकी विशेषता से संबंधित कुछ वाक्य। जैसे यहाँ पर मैंने अंशु नाम का एक नाम लिया है और उससे संबंधित उसकी विशेषताएं बताई हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंशु नागपुर में रहती थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। 2 दिन बाद हिंदी का टेस्ट होने वाला था। वह माँ से पूछकर अपनी सहेली रुचि के घर पढ़ने के लिए चली गई। दोनों सहेलियाँ देर तक टेस्ट की तैयारी करती रहीं। जब उनका ध्यान बाहर की तरफ गया तो देखा कि रात हो चुकी थी। पढ़ने में उन दोनों को समय का ध्यान ही नहीं रहा। अंशु ने सहेली से विदा ली और घर की ओर चल पड़ी। तभी अचानक बादल गरजने लगे और पानी बरसने लगा। अंशु ने अपनी पुस्तक को अपने दुपट्टे में लपेट लिया। बारिश और तेज हो गई। अंशु बारिश से बचने के लिए एक दुकान के बरामदे में खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र बिल्ली के एक बच्चे पर पड़ी जो पूरी तरह से बारिश में भीग गया था और ठंड के कारण कांप रहा था। अंशु को उस बच्चे पर बड़ी दया आई। वह इधर उधर देखने लगी कि कैसे उसे बचाया जाए। तभी उसने दुकान में तरह तरह की रंग बिरंगी राखियां सजी देखी। उसे याद आया कि कल तो रक्षाबंधन है। टेस्ट की तैयारी में वह राखी लाना भूल ही गई थी। देखिए बच्चों,
पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी, इन चारों शब्दों का प्रयोग हमने कर लिया है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अंशु ने दुकान से अपने भाई के लिए राखी खरीदी। अब तक बारिश रुक गई थी। अंशु उस बिल्ली को गोद में लेकर अपने घर लाई। उसे तौलिए से पोंछकर हल्का गर्म दूध पिलाया। दूध पीकर बिल्ली स्वस्थ दिखने लगी और अंशु के पास आकर उसका पैर चाटने लगी। अंशु ने अपने कमरे के एक कोने में कपड़ा बिछाकर बिल्ली को उस पर सुला दिया। माँ ने अंशु को इस अच्छे कार्य के लिए शाबाशी दी। अंशु ने माँ से प्रार्थना की कि वे उस बिल्ली को घर में रखने दें। माँ के हाँ कहने पर अंशु बहुत खुश हुई। उसने निश्चय किया कि उसका नाम राखी ही रखेगी, क्योंकि वह राखी के त्योहार पर ही उसे मिली थी। उम्मीद है बच्चों आपको शब्दों से संबंधित कहानी लेखन इस विधा की पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी लेखन की चौथी विधा के तरफ, जो है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। बच्चों, यह विधा प्रायः 8वीं या 9वीं कक्षा में पाई जाती है। यहाँ आपको एक अपूर्ण या अधूरी कहानी दी हुई रहती है, उसे आपको पूर्ण करना होता है। तो चलिए देखते हैं इस विधा का एक उदाहरण। इस प्रकार के कहानी लेखन में कहानी का उद्देश्य नहीं दिया गया होता है, केवल आरंभिक कुछ विचार, घटना या पात्रों के संवाद होते हैं और छात्रों से उनकी कल्पना शक्ति के आधार पर इसे पूरा करने को कहा जाता है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास कराने हेतु ऐसी कहानी लेखन का अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या अपूर्ण है और उनको पूर्ण करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए, उसमें आए घटनाओं के क्रमों को समझते हुए उनमें पारस्परिक संबंध बनाकर सर्जनात्मक से मीन्स कहानी में जो घटनाएं आई हैं उनका सीक्वेंस देखकर उन घटनाओं का आपस में संबंध या रिलेशन स्थापित कर अपनी आइडिया से आपको अपूर्ण कहानी पूर्ण करनी होती है। यहाँ मैं इस विधा से संबंधित एक उदाहरण दे रही हूँ। देखिए, गर्मी की छुट्टियाँ हैं। गर्मी की छुट्टियों में मैं सपरिवार शिमला घूमने गया था। हम लोग शिमला पहुँचे ही थे कि बस स्टैंड से हमारा सूटकेस चोरी हो गया। हम लोग बहुत परेशान हो गए। देखिए, यहाँ एक घटना दी गई है जो अपूर्ण है। अब इस घटना को छात्र अपने कल्पना के द्वारा पूर्ण करेंगे। शिमला पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे? हर एक छात्र की कल्पना शक्ति अलग अलग होगी। अपनी कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी आपको पूर्ण करनी है। शेष कहानी के अनेक रूप हो सकते हैं, इसलिए इसका शेष भाग मैं छात्रों के कल्पना पर छोड़ती हूँ। अब चलते हैं कहानी लेखन के अंतिम विधा या भेद के तरफ, जो है कहानी पर आधारित या कथानक पर आधारित कहानी लेखन। यह विधा हायर स्टैंडर्ड के लिए उपयुक्त है या प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसकी मैं सिर्फ प्राथमिक जानकारी ही दूंगी। अन्य 3 विधाएं जो कि चित्रों पर आधारित कहानी लेखन, संकेत या मुद्दों पर आधारित कहानी लेखन
और तीसरा और अंतिम प्रकार शब्दों पर आधारित कहानी लेखन। इन तीनों विधाओं की या भेदों की जानकारी हमने डिटेल में ली है। अब चलते हैं कहानी लेखन की अंतिम विधा की तरफ, जो है कथानक या कहानी की सहायता से कहानी लेखन। इस विधा में सबसे ज़्यादा कहानी लेखन किया जाता है। यह एक बुनियादी रूप है जिसमें लेखक अपने विचारों, अनुभवों और घटित घटनाओं को पुष्ट करते हुए कथा या कहानी लिखता है। इसके लिए आवश्यक है कि मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए मूल कहानी या कथानक को ध्यान से पढ़ लिया जाए। उसमें आए प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग अलग तरीके से कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना छूटने न पाए। यहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि मूल कहानी के आधार पर लिखी गई कहानी ज़्यादा लंबी या बड़ी ना हो। इसका उदाहरण देखा जाए तो ईदगाह या अंधेरी नगरी। उम्मीद है बच्चों, कहानी लेखन से संबंधित पूर्ण जानकारी आपको मिल ही गई होगी। कहानी लेखन के सारे भेद हमने देख लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। हर विधा से संबंधित गृह कार्य मैंने दे ही दिया है। उम्मीद है आप अपना गृह कार्य अपने नोटबुक में पूर्ण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का यह पाठ मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।